नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि 12th क्लास का बस अब एक ही पेपर बचा हुआ है, वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री का भी एक हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। उससे आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि पिछले साल किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रखा है। हालांकि मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर देखा है तो मॉडरेट लेवल का है, ना तो बहुत ज़्यादा टफ है और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है, ठीक ठाक है। अगर आपने थोड़ा मोड़ा भी अगर पढ़ाई किया है तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये रहा हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर है, ये और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो बिना देरी किए हुए हम डायरेक्ट जो होता है आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या क्या पूछ रखा है। जैसे ये सब देख सकते हैं, हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर है, ये इंस्ट्रक्शन है। और ज़्यादा इंस्ट्रक्शन में हम क्या ही टाइम दें, आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। अच्छा देखो, पहला क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। देखो भाई, मैं इतने सालों से 12th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि ये 12th क्लास में कहीं भी नहीं है। तो एनसीईआरटी जो होता है ना, एनसीईआरटी बुक में ये कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम है, वो एक या दो क्वेश्चन इधर उधर से पूछ ही लेता है। तो ये आपके बुक से नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक इतना पता होना ही चाहिए। तो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि ने लिखा था, पाणिनि का ये लिखा हुआ बुक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि, अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने एक अच्छे तरीके से बनाया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्लियर दिखेगा। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैच करने वाला है। एक तरफ पूरा तत्वविद का नाम है और दूसरी तरफ उनका योगदान है, यानी जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है या जो कुछ भी आर्टिकल्स लिखे हैं या बुक लिखे, वो मैच करने वाला है। तो कह रहा है, सबसे पहली बात ये कह रहा है कि द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदाड़ो, ये किसने लिखा था भाई? इसको लिखा था जीएफ डेल्स ने, तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है एशियंट इंडिया, तो एशियंट इंडिया को लिखा था REM व्हीलर, यानी व्हीलर ने इनको लिखा था। उसके बाद से द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी कि इसको लिखा था SN राव ने। उसके बाद से नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस, इसको लिखा था जॉन मार्शल ने। अब इससे मैच कर लीजिए, यानी कि पहले का हो गया आपका थर्ड, बी का हो गया आपको फर्स्ट, सी का हो गया है सेकंड और डी का हो गया है फोर। कहीं ऐसा है तो देख लीजिए। ए का थर्ड, बी का वन, सी का टू और डी का फोर। तो ए का दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए, यानी कि ऑर्डर जो है वो अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन डायनेस्टी ने शासन किया, उसके बाद से किस डायनेस्टी ने शासन किया, वही करना है। पहले कह रहा है नंद, शुंग, मौर्य और गुप्त। देखो भाई, नंद, शुंग, मौर्य और गुप्त, इसमें से सबसे पहले आएगा नंद वाला, यानी नंद ने सबसे पहले शासन किया और नंद के बाद जो है मौर्य आया था, यानी कि पहला आ जाएगा। उसके बाद से मौर्य जो है वो थर्ड आ जाएगा। मौर्य के बाद आया था शुंग, उसके बाद से सेकंड हो जाएगा और सबसे लास्ट में आया था गुप्त, यानी कि फोर। अब ये देख लीजिए कहीं है वह 1 3 2 4, 1 3 2 4 ये रहा, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, ठीक। उसका से नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश से अफांसी निकेतन संबंधित था। अफांसी निकेतन जो है, क्वेश्चन नंबर 5, अफांसी निकेतन जो था वो रूस से संबंधित था। एक ट्रेवलर था जो हमारे भारत में आया था और उसने भारत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा रूस। अफांसी निकेतन जो था वो रूस का रहने वाला था, जो हमारे भारत में उस टाइम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भक्ति की प्रारंभिक परंपराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। कह रहा है इतिहासकारों ने परंपराओं को जानने के लिए संतों की जीवनी का चित्रण किया, कई मान्यताओं और प्रथाओं को महान और लघु संस्कृत पौराणिक परंपराओं का नाम दिया। भक्ति परंपराओं को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, सगुण और निर्गुण। निर्गुण भक्ति में गुणों के साथ भावना की निर्गुण भक्ति में गुणों के साथ भगवान की पूजा की जाती थी। अब देखिए इसका देखते हैं, तो इसका आंसर जो हो गया
देखो भाई, पहली बात तो ये है कि ये तो नहीं होगा 4, क्योंकि निर्गुण भक्ति में किसी की पूजा नहीं की जाती है। निर्गुण भक्ति परंपरा में ये माना जाता है कि भगवान का कोई आकार है ही नहीं, वो हर एक जगह क्या है, अवेलेबल है। तो निर्गुण भक्ति परंपरा में यानी कि किसी मूर्ति की पूजा पाठ नहीं होती है, तो वो तो पूजा करने से रहे, तो ये नहीं होगा। अब इसमें से देख लीजिए, इसमें इसमें और इसमें तीनों में 4 है, जबकि 4 क्या है, गलत है। तो बचा क्या, एक ये बचा जिसमें क्या है, 4 नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी 6 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन फसलों को मुगल साम्राज्य में जिन्स ए कामिल कहा जाता था। जीन्स का मतलब ये है, आजकल हम लोग जीन्स और कपड़े वगैरह पहनते हैं, इसको मत समझ जाइएगा। मुगल पीरियड में जो सर्वोत्तम फसलें होती थी ना, उसे जीन्स कहा जाता था। और कामिल का मतलब जो था, जो सबसे कामयाब हो, उसे हम कामिल कहते थे। तो जीन्स ए कामिल, जीन्स ए कामिल का मतलब है जो सबसे सर्वोत्तम फसल हो, उसे जीन्स ए कामिल कहा जाता था मुगल पीरियड में। तो उस टाइम कौन सी ऐसी फसल थी जिसको जीन्स ए कामिल कहा जाता था? मक्का और बाजरा ये नहीं था, चावल और गेहूं ये भी नहीं था, मिर्ची और आलू ये भी नहीं था, कपास और गन्ना ये था। और पहले से भी टिक लगा रखा है। कपास और गन्ना जिन से कामिल क्यों था? क्योंकि ये नकदी फसल था। नकदी फसल का मतलब ये होता है कि पैसा कमाने के पर्पज से इसका उत्पादन किया जाता है, यानी कि इसको बेच के पैसा कमाया जाता था, इसीलिए ये जिन्स ए कामिल होता था। और मुगल पीरियड में बहुत बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता था। तो सातवें का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कृष्णदेवराय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्या पूछ रहा है। ये नहीं कह रहा है कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहा है वह तुलु वंश के थे। भाई वो बिल्कुल तुलु वंश के थे, तो ये तो गलत नहीं है। कह रहा है उनके शासन की विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण है, ये भी सही है। उन्होंने कृष्णापुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कृष्णापुरम नहीं बनाया था, उन्होंने नगलापुरम बनाया था। उन्होंने अपने माँ नगला देवी के नाम पे एक नगर बसाया था, जिसको नगलापुरम के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत, यानी कि यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसका सी। कह रहा है राजकला पर उनका कार्य अमुक्त माल्यदा के नाम से जाना जाता है। डेफिनेटली यार, उन्होंने एक बुक लिखा था जिसको अमुक्त माल्यदा, और कहीं कहीं पे इस बुक का नाम अमुक्त मालपद भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों इसी बुक को कहा जाता है, दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये इसमें गलत कौन सा है, सी। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं निम्नलिखित जानकारी की सहायता से ब्रिटिश अधिकारी की पहचान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए कह रहा है वे एक चिकित्सक थे जो 1794 से 1815 के दौरान भारत आए। नेक्स्ट कह रहा है उन्होंने बंगाल चिकित्सा सेवा में कार्य किया। उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के सर्जन के रूप में काम किया। उन्होंने एक कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना की। अब देखिए मार्को पोलो ये बिल्कुल नहीं थे। फ्रांसिस बुकानन, हाँ ये आंसर हो जाएगा। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, फ्रांसिस बुकानन। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि फ्रांसवा बर्नियर जो है, हालांकि इंग्लिश में इसको फ्रांकोआ बर्नियर कहा जाता है, तो आपके बुक में ये जो दे रखा है फ्रांसवा बर्नियर, तो फ्रांसवा बर्नियर भी क्या था, एक चिकित्सक था जो मुगल पीरियड में भारत में आया था। तो ध्यान रखना उसका पीरियड अलग है और इसका पीरियड अलग है। ये अंग्रेजों के टाइम में आया है और फ्रांसवा बर्नियर मुगलों के टाइम में आया था, है ना। तो इसलिए, और ये जो फ्रांसिस बुकानन था, इन्होंने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना भी की, जिसको क्या कहा जाता था, कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए मंदिर की पहचान कीजिए। विठल मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, कैलाश मंदिर। इसका आंसर हो जाएगा विरूपाक्ष मंदिर। अच्छा देखो भाई, ये सिर्फ पिछले साल से हो रहा है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि कभी भी हिस्ट्री में चित्र देके ये नहीं पूछता था कि इस चित्र की पहचान कीजिए, लेकिन पिछले साल से ऐसा होने लगा है कि एक इमेज दे रहा है और उस इमेज को आपको पहचानना है। तो इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है कि कोई एक इमेज दे देगा और आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सी इमेज है। हो सकता है किसी मूर्ति की इमेज दे दे, किसी मंदिर का इमेज दे दे, या किसी मस्जिद का इमेज दे दे, कुछ भी दे सकता है और पूछ सकता है आपसे। तो एक नए तरीके से इसने क्वेश्चन पूछने की शुरुआत कर दी, तो थोड़ा सा इस पर भी आप लोग फोकस करिए, पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि नोट, निम्नलिखित प्रश्न दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 10 के स्थान पर है।
चलिए कोई बात नहीं, दृष्टि बाधित का है तो क्या, हमें अपनी नॉलेज देखना है, हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, तो हम पढ़ लेते हैं इसको। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था? संगम, संगम, तुलु, सुलुव और अराविदु। भाई देखो ये चारों के चारों जो हैं वो विजयनगर साम्राज्य के थे। तो कौन सा पूछ रहा है? पहला पूछ रहा है संगम, तो पहला पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश, तो पहला वंश जो हो जाएगा वो है संगम वंश। देखो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया है और इनको याद करने का एक सबसे सिंपल तरीका है SSTA, यानी S से संगम, S से सुलुव, T से तुलुव और A से अराविदु। ये इन चारों वंशों ने क्या किया है? बारी बारी से शासन किया है, यही इनका सीक्वेंस है SSTA, संगम, सुलुव, तुलुव और अराविदु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों से 1857 के विद्रोह की घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम ज्ञात कीजिए। कह रहा है अवध में वेलेस्ली द्वारा शुरू किया गया सहायक संधि। उसके बाद से कह रहा है नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ किया गया। अवध में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया एक मुश्त राजस्व बंदोबस्त। मेरठ में विद्रोह किया गया आरंभ। सबसे पहली बात कि सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस जो था सबसे पहले अवध पे ही इम्पोज किया गया था, सबसे पहले अवध के साथ किया गया था। उसके बाद से नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में उनको यहाँ डिथ्रोन कर दिया गया, यानी कि उनको सिंहासन से हटा दिया गया था। उसके बाद से क्या हुआ, अवध में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया एक मुश्त राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया। और मेरठ में विद्रोह जो हुआ वो सबसे बाद में हुआ, यानी कि 1857 में विद्रोह हुआ। विद्रोह की शुरुआत तो वहीं से हुई थी, हालांकि इसकी शुरुआत हो गई थी बंगाल से, लेकिन मेन एक्शन जो था वो मेरठ में लिया गया था। तो ये सीक्वेंस पहले ही से ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका आंसर यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा A, 1, 2, 3 और 4। ये बिल्कुल सीक्वेंस वाइज दे रखा है पहले ही से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में दिया गया है, यानी कि असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन कह रहा है गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। और इसका रीजन यानी कि कारण कह रहा है अंग्रेजों ने लोगों को बिना जांच के जेल में डालने हेतु शासन को अधिकृत किया। देखो भाई ये दोनों बात बिल्कुल सही है और एक घटना दूसरे को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी एक्सप्लेनेशन भी उसका दे रहा है। होता क्या है कि अंग्रेजों ने एक रूल लाया था, यानी रॉलेट के अधीन एक कानून बना था जिसको रॉलेट एक्ट कहा जाता था। तो रॉलेट एक्ट में क्या किया गया था, मतलब कि बिना किसी जुर्म के सिर्फ शक के आधार पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद नो अपील, नो वकील और नो दलील। ये बहुत ही खतरनाक कानून था, इस कानून को काला कानून कहा गया। और गांधी जी ने देखा कि अंग्रेजों का अब अत्याचार बढ़ते जा रहा है, वो दमन कर रहे हैं भारतीयों का, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया था। तो ये दोनों घटनाएं क्या है, ये सही है और दोनों एक दूसरे को क्या करे, एक्सप्लेन भी कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या कर रहा है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, A। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अच्छा, ये फिर ये मैचिंग करने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। ये तो पहले ही से मैच है, लेकिन देख लेते हैं ये सही है कि नहीं है। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पर कार्य किया। B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। B.N. राव संविधान के सलाहकार। यार देखो ये बिल्कुल सही मैच किया, चाहे जिसने भी मैच किया है तो ये सही मैच करा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A का 4, यानी A का 4, B का 3, तो B का 3, C का 1, C का 1 और D का 2। ये C जो है बिल्कुल सही आंसर लगाया गया है पहले ही से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने सांची स्तूप के संरक्षण पर कार्य किया। देखो भाई
भोपाल में दो बेगम थी और उन दोनों ने सांची के स्तूप को संरक्षण दिया है और उस पर काम भी किया। वो दो बेगम कौन थी? एक थी शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहां बेगम। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां बेगम। ये शाहजहां मुगल वाला शाहजहां मत समझ जाना भाई, ये मुगल की बात नहीं हो रही, ये भोपाल के शासिका थी, ये लेडी थी शाहजहां बेगम, है ना। इन्होंने क्या किया था? सांची के स्तूप को संरक्षण में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर इनकी उत्तराधिकारी आई सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने भी क्या किया था? स्तूप को संरक्षण दिया था और एक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम भी बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सातवाहन शासन करते थे? उत्तर और दक्कन भारत? नहीं, ये तो नहीं होगा। पश्चिमी और दक्कन भारत? ये बिल्कुल सही है और इस पे टिक लगा हुआ है। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया? ये नहीं पूछ रहा है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, ये पूछ रहा है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण यानी कि दोबारा किसने निर्माण कराया था। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा रुद्र दमन। अच्छा देखो, कहीं कहीं पे इनका नाम रुद्र दामन मिल जाता है और कहीं कहीं पे नाम रुद्र दमन ही लिखा जाता है, तो एक ही बात है ना। अब यहाँ पे देखो, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सुदर्शन झील का निर्माण जो था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में किया गया था, लेकिन एक बार क्या हुआ कि ये टूट गया था। तो शकों के टाइम में जब ये टूटा तो एक शासक हुआ करते थे उस टाइम, रुद्र दमन। उन्होंने क्या किया? बिना किसी टैक्स के यानी कि बिना किसानों से कोई कर लिए हुए इन्होंने क्या कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहे संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। कह रहा है मोतीलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव पेश किया। उसके बाद से नेक्स्ट कह रहा है कि जीबी पंत कानूनी सलाहकार थे। नहीं, जीबी पंत तो कानूनी सलाहकार नहीं थे। सरदार पटेल संवैधानिक सलाहकार थे, ये भी नहीं थे। के एम मुंशी को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, नहीं ये भी नहीं, ये तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ये, मोतीलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव पेश किया था, है ना। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज पे एक लंबी हिस्ट्री है, बहुत से लोगों ने इस पे अपना अपना कंसेप्ट दिया है कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। हालांकि गांधी जी का भी अपना कंसेप्ट था तिरंगे को लेके, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये सरदार पटेल वाला क्या है? गलत टिक लगा रखा है, चाहे जिसने भी लगाया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 1850 के दशक के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों द्वारा बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अवध। यानी अवध को क्या कहा जाता है? बंगाल आर्मी की पौधशाला। क्यों कहा जाता था भाई? क्योंकि बंगाल आर्मी में सबसे ज़्यादा अवध के ही सेना थे, यानी कि अवध में सबसे ज़्यादा किसानों के बेटे जो थे वो आर्मी में भर्ती थे और वो बंगाल में थे, इसीलिए बंगाल आर्मी को अवध का पौधशाला कहा जाता था। यानी कि जितने भी आर्मी थे, ज़्यादातर, सबके सब नहीं, लेकिन लगभग 70 to 80% सैनिक जो थे उस टाइम वो सब अवध के रहने वाले थे, इसीलिए बंगाल को अवध की पौधशाला कहा जाता, बंगाल आर्मी को अवध का पौधशाला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 कह रहा है, अच्छा एसर्सन रीजन वाला है। कह रहा है सिपा आबादी पुस्तक मुगलों के सैन्य और नागरिक प्रशासन पर महत्वपूर्ण किताब थी। ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि देखो भाई, मुल्क आबादी, सिपा आबादी, ये अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। तो इसमें किसकी बात कर रहा है? इसमें बात कर रहा है सिपा आबादी की। तो सिपा आबादी जिसमें सेना वगैरह की जानकारी हमें मिलती है। तो कह रहा है सिपा आबादी पुस्तक मुगलों के सैन्य और नागरिक प्रशासन पर महत्वपूर्ण किताब है, बिल्कुल सही है। कह रहे किताब में मनसबदारों, कवियों आदि जैसे शाही अधिकारियों की लघु जीवनियां शामिल थी। देखो भाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें क्या था, ज़्यादातर ये आर्मी से ही रिलेटेड थी। तो आर्मी के बारे में और उसके बाद से जो कोटियर हुआ करते थे, जो दरबारी थे, उनके बारे में भी हमें उससे जानकारी मिलती थी। तो एसर्सन और रीजन दोनों सही है और दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहे हैं। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि कौन सा सुमेलित है? तमिलनाडु में चोल, ये बिल्कुल, ये तो तमिलनाडु के ही रहने वाले थे। वारंगल में होयसल, नहीं होयसल वारंगल के तो नहीं रहने वाले थे, है ना। वारंगल कौन थे भाई? काकतीय थे। दक्कन के सुल्तान, हाँ भाई दक्कन में सुल्तान थे। उड़ीसा के गजपति शासक उड़ीसा के ही रहने वाले थे। यानी कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है और ये सही है ना। 1, 3 और 4 सही टिक लगाया है इसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र की पहचान कीजिए। वह गांधारी के पति थे, वह हस्तिनापुर के राजा बने। पांडु, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर और दुर्योधन। देखो भाई इन्होंने गलत तरीके से टिक लगा रखा है, तो 21 का आंसर हो जाएगा धृतराष्ट्र। यानी कि धृतराष्ट्र जो थे वो गांधारी के पति थे और बाद में उन्होंने हस्तिनापुर के राज को संभाला भी था। ठीक है, यानी कि वो कौरवों की तरफ से थे। तो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही था, एमसीक्यू खत्म हो गया। अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, वो आप लोग देख लेना, हालांकि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, महाभारत पर इतिहासकारों द्वारा परख किए गए तत्वों का विश्लेषण कीजिए। देखिए भाई, महाभारत को कहा गया है कि एक गतिशील ग्रंथ है। समय के अनुसार इसमें क्या है, श्लोकों की संख्या बढ़ती गई है। प्रारंभ में इसमें सिर्फ 8000 श्लोक हुआ करते थे, लेकिन आज इसमें 1 लाख श्लोक हो गए हैं और आज इसे महाभारत कहा जाता है। शुरू में इसका नाम जय होता था, जय संहिता होता था, लेकिन आज इसका नाम महाभारत हो गया, है ना। और समय के अकॉर्डिंग इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ती गई है, इसीलिए इसे एक गतिशील ग्रंथ के भी नाम से जाना जाता है। बहुत मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे पूरा आंसर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस एक हिंट दे रहा हूँ। बाकी आपने अगर तैयारी अच्छी की होगी तो फिर आपको पता चलेगा, या फिर यहाँ पे मैं आंसर तो पूरा नहीं दे रहा हूँ, बस मैं हिंट्स दे रहा हूँ, क्लू दे देता हूँ कि इसका क्या क्या इसमें लिख सकते हैं आप। मैं पूरा आंसर नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स जरूर दे रहा हूँ। कह रहे प्राचीन मुद्रा शास्त्र की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मुद्रा शास्त्र की, देखो मुद्रा शास्त्र क्या होता है, जिसमें मुद्रा की अध्ययन किया जाता है, यानी इंग्लिश में न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, जिसमें मुद्रा की अध्ययन किया जाता है, उसे मुद्रा शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो उसकी विशेषता पूछ रहा है, तो मुद्रा शास्त्र से भाई क्या होता है, मुद्रा के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। मुद्रा शास्त्र का अध्ययन करने वाले को मुद्रा शास्त्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारे भारत में अनेकों प्रकार की मुद्राएं मिली है और उसमें से जो सबसे प्राचीन है उसे पंचमार्क यानी कि आहत सिक्कों के नाम से जाना गया है। और हमारे भारत में मुद्रा की एक लंबी हिस्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर की किलेबंदी से बहुत प्रभावित क्यों हुए, स्पष्ट कीजिए। देखो भाई, अब्दुल रज्जाक तो क्लियरली लिखता है कि मैंने जितने भी अब तक नगर देखे हैं उसमें सबसे सुंदर अगर कोई नगर था तो वो था विजयनगर साम्राज्य। इससे ज़्यादा सुंदर उसने कोई नगर देखा ही नहीं था। और उसने विजयनगर की किलेबंदी को देखकर सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। इसका आंसर आप लोग देख लेना, ये हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। महानवमी डिब्बा विजयनगर का मुख्य अनुष्ठान केंद्र क्यों था, स्पष्ट कीजिए। देखो भाई, विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा जो, अच्छा देखो ये मत समझना कोई एक छोटा सा डिब्बा होगा। महानवमी डिब्बा इसका नाम है, लेकिन ये बहुत बड़ा क्या है, एक चबूतरा है। तो संभवतः देखिए, स्पष्ट तो अब तक नहीं है कि उसका प्रयोग किस काम में आता था, लेकिन कहा जाता है कि संभवतः उस पर जैसे कि धार्मिक समारोह या फिर कोई पूजा पाठ वगैरह या सामाजिक कार्यक्रम वगैरह होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुगल कालीन ग्रामीण समाज में जमींदारों की स्थिति की परख कीजिए। भाई देखो, जमींदार तो जो थे मुगल टाइम में किस तरीके के थे, जमींदार भी जो थे वो बहुत से टाइप्स के होते थे, है ना। जैसे कि मैंने क्लास में बच्चों को पढ़ा रखा है कि जमींदार के अधीन 2 तरीके के किसान हुआ करते थे, एक होता था खुद कास्ट, एक होता था पाही कास्ट। और जमींदारों की जो श्रेणी थी वो अलग अलग थी, जात और सवार पर जमींदारों की स्थिति निर्भर करती थी, ये भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 1857 में विद्रोही उद्घोषणाओं में समाज के सभी तबकों से एकता की अपील की गई, उदाहरणों सहित कथन की व्याख्या कीजिए। डेफिनेटली यार एकता की बात की गई। यहाँ पे एक मैं क्लू देता हूँ कि एकता की बात किस तरीके से की गई थी। जैसे दिल्ली में सैनिकों का संचालन कौन कर रहा था, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि जितने भी मुस्लिम आर्मी हैं यानी मुस्लिम सिपाही हैं वो अल्लाहू अकबर के नारों के साथ लड़ेंगे, लेकिन जो हिंदू हैं वो क्या करेंगे, हर हर महादेव के नारों के साथ लड़ेंगे और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये एकता की क्या थी भाई, मिसाल थी। दूसरी बात ये थी कि जहाँ कहीं भी गौ हत्या होती थी उन गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम आपस में न लड़े, इनमें एकता कायम रहे। तो ये आंसर हो सकता है। हालांकि 3 नंबर का है तो थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, मैं पूरी आंसर तो नहीं बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। यार देखो, इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी, यानी कि कला और साहित्य ने भी क्या किया है, इस घटना को 1857 की घटना को याद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये किसके बारे में पूछ रहा है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूछ रहा है, तो ये देख लेना। ठीक है, उसका से नेक्स्ट क्वेश्चन है 23
कह रहे कि हड़प्पा की नगर योजना का वर्णन कीजिए। भाई ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, हड़प्पा से एक क्वेश्चन आना ही आना है, और ज़्यादातर उसके शहरों की बनावट के बारे में ही पूछता है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी, हड़प्पा सभ्यता की खोज में 1875 से हड़प्पा सभ्यता की खोज में 1875 से 1950 तक के विभिन्न पुरातत्वविदों के योगदान का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति परंपरा में कबीर दास सबसे उत्कृष्ट कवि संतों में से एक हैं। उन्होंने सामाजिक संस्थाओं, व्यवहारों और परम सत्यता पर अपने व्यापक विचार व्यक्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के अंत में चिश्ती सबसे प्रभावशाली सूफी परंपरा बन गई। इस कथन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों और व्याख्या का वर्णन कीजिए। ये मॉडर्न हिस्ट्री है, यानी कि तीसरा जो बुक है उससे ये क्वेश्चन है। या फिर अथवा कर कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में 1922 से 1931 तक गांधी जी की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये है। अच्छा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, और हाँ इतना भी इजी नहीं है कि आप हलवा पूरी की तरह कुछ भी लिख के आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हाँ ठीक ठाक है, मॉडरेट लेवल के, थोड़े से पढ़ना तो पड़ेगा आपको। उसके बाद से ये तो भाई यहाँ पे पैराग्राफ वाला है, पैराग्राफ पढ़िए और उसका आंसर दीजिए, वो है। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सब वही है, देख लीजिए। अगर इसे पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये सब ये रहा, ये सब जो है वो पैराग्राफ आधारित प्रश्न है, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना होगा तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अच्छा ये देखिए, ये है मैप वाला। इस मैप जो होता है वो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, यानी कि एक ब्लैंक मैप आता है, उसमें भरना होता है। कह रहा है कि भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। सांची का स्तूप, ये भोपाल में था, ये बिल्कुल सही, जिसने भी लिखा है सही लिखा है। धौलावीरा विकसित हड़प्पा पूरा स्थल गुजरात में था, ये भी सही लिखा है, गुजरात। उसके बाद से कह रहा है थर्ड का ए, शाहजहानाबाद दिल्ली मुगलों के अधीन एक क्षेत्र। शाहजहानाबाद ये तो दिल्ली में था भाई, है ना, दिल्ली में था क्या, अब भी है। और नेक्स्ट कह रहा है गोलकुंडा 14वीं से 18वीं शताब्दी का साम्राज्य, यानी गोलकुंडा जो है वो साउथ इंडिया में था और ये दिल्ली में है। इस तरीके से आपको अच्छा ये देखिए, ये जिसने भी लगाया ये कोलकाता नहीं होगा भाई, गोलकुंडा कोलकाता में नहीं है, साउथ इंडिया की तरफ है, नीचे पड़ता है। इसके बाद से मैप भर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो बस इतना ही आज के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके का पिछले साल क्वेश्चन पूछ रखा था और आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो पढ़ते तो अच्छे तरीके से, लेकिन वो अच्छे से आंसर नहीं लिख पाते। उसका एक मैं तरीका बताता हूँ कि जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे, ये लॉन्ग आंसर के लिए बता रहा हूँ, जो लेंदी क्वेश्चन वाले हैं उसके लॉन्ग आंसर जब भी लिखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो पहला तरीका क्या होगा, उसको 3 पार्ट में लिखना है। पहले 4 से 5 लाइन में आपको इंट्रो देना है, उसके बाद से बॉडी में लिखना है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो डायरेक्ट उसके आंसर पे नहीं जाना है आपको। कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो सबसे पहले 4 या 5 लाइन में उसको उसकी इंट्रो दे दीजिए, यानी उसकी भूमिका, यानी कि वो क्या पूछा है, किसके बारे में है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद से जो आंसर है वो पूरा एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से, और लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए, यानी कि निष्कर्ष लिख दीजिए। इस तरीके से जब आप आंसर लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मैं डेली आप लोगों के लिए अब वीडियो लेके आऊँगा, और अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे।